आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट पर। तो हम लोग सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग पथ लंबाई, औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण तात्क्षणिक वो देख चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण यानी त्वरण एक्सेलरेशन, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोगों ने गति में बात की थी, जैसे यहाँ पे ओ से कोई वस्तु गति स्टार्ट करती है और मान लो बी तक जाती है, तो इसकी औसत चाल, औसत वेग यानी कि ये कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने औसत चाल और औसत वेग देखा था। अब क्या होता है कि त्वरण, जैसे औसत वेग है, औसत वेग भी चेंज हो सकता है। तो औसत वेग में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है त्वरण, यानी कि कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, फिर 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। तो इस प्रकार वेग में परिवर्तन जो होता है उसको कहा जाता है त्वरण। तो औसत वेग क्या था? डेल टी। अगर हम त्वरण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल टी, यानी कि T1, यानी कि जो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको कहा जाता है औसत वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको कहा जाता है त्वरण, यानी कि इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, यानी कि V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये त्वरण हो गया। अब त्वरण के लिए कुछ ग्राफ है। अगर ग्राफ इस प्रकार है तो यानी कि त्वरण एक तरह से बढ़ रहा है। अगर ग्राफ इस तरह का है यानी कि त्वरण घट रहा है। और मान लो अगर सीधी लाइन है यानी कि त्वरण एक समान है। तो इस प्रकार ये 3 ग्राफ है, ये धनात्मक, ये नेगेटिव और ये एक समान, यानी कि इक्वल के लिए। तो ये ग्राफ हो गई। अब क्या है, जैसे औसत चाल, औसत वेग, त्वरण वो वगैरह हो गए। तो अब हम लोग देखेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तुओं के लिए शुद्ध गति के समीकरण। तो त्वरण में हम लोग एक टॉपिक, जैसे तात्क्षणिक त्वरण, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी है। जैसे हम लोग लिमिट हटाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी अपॉन डी टी। तो इस प्रकार ये त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, और इसको हम एक इसमें भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी एक्स का अगर 2 बार त्वरण करते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होता है? त्वरण। तो ये ध्यान रखना है। तो एक समान त्वरण से गतिमान वस्तुओं के लिए शुद्ध गति के समीकरण, जैसे हम लोगों ने 9th या 10th में 3 समीकरण पढ़ी होगी। जैसे पहली समीकरण आती है v बराबर V0 प्लस AT, ये है पहली समीकरण। दूसरी बराबर स्क्वायर, यानी कि S बराबर V0 t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये होती है दूसरी समीकरण। एक होती है तीसरी
वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर बराबर 2AS। तो ये 3 समीकरण है। अब हम लोग इनको व्युत्पन्न करेंगे, यानी किस प्रकार प्राप्त होती है, तीनों को अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो ये तीनों समीकरण आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक को डिराइव करेंगे, यानी कि व्युत्पन्न करेंगे। तो अगर हम लोग पहले समीकरण के लिए बात करें तो इसके लिए सिंपल है। जैसे मान लो t बराबर 0 सेकेंड समय माना t बराबर 0 सेकेंड समय पर किसी वस्तु का वेग v0 है तथा t समय पर v है। तो हम लोगों के पास ये है, यानी कि t बराबर 0 सेकेंड पे किसी वस्तु का वेग v0 है तथा t समय पर, यानी कि जैसे 0 सेकेंड पे तो हो गया v0 और 5 सेकेंड पे हो गया v। तो हम लोग जैसे त्वरण के फॉर्मूले से जानते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, यानी कि v माइनस v0 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे t1 का मान 0 है, तो t2 का मान तो t हो गया जैसे t समय पर, और t1 का मान 0 सेकेंड, तो ये हो गया। इस प्रकार अगर हम लोग इसको सिंपल रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस v0 बराबर 80 एंड v बराबर v0 प्लस 80। तो हमें ये, हम लोगों ने जो अभी समीकरण लिखी थी पहले, ये प्राप्त हो चुकी है। तो क्लियर है, पहले समीकरण हम लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं। तो जैसे हमें पहली समीकरण प्राप्त हो चुकी है तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये आगे भी काम में आने वाली है। तो अब हम लोग जैसे ग्राफ देखते हैं, ये मान लो t है समय इधर, मान लो ये v0 वेग है, यहाँ पे v है। तो अगर इसको निकालना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस v0। मान लो ये बिंदु है O, ये मान लो A, ये B, ये C, ये D, ये समय हो गया t। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है पूरा, वो हमेशा ध्यान रखना है, v इंटू टी के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा विस्थापन को डिनोट करता है। कैसे, जैसे मान लो ये v है इंटू टी, जैसे v की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, समय की क्या होती है, सेकंड, अगर सेकंड से सेकंड कर गया मीटर, यानी मीटर किसकी इकाई है, दूरी की। तो इस प्रकार एक तरह से ये जो क्षेत्रफल होता है ये विस्थापन को डिनोट करता है। तो अब हम लोग OABCD का क्षेत्रफल बराबर आयत OACD ये आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो और हमें पता है कि जो OABCD का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा विस्थापन को डिनोट करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं S, तो S हो गया। अब आयत OACD का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा, ये टोटल है V0, ये है T, तो क्या हो जाएगा V0T प्लस, समझ में आ गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई जिसके रूप में यहाँ पे T है, चौड़ाई मान लो V0 है, तो ये V0T। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, जो संपूर्ण त्रिभुज होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई।
तो 1/2 हो जाएगा, इंटू आधार क्या है यहाँ पे t, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई का मान क्या है ये v माइनस v0। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये v0t ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2 इंटू टी इंटू v माइनस v0। अगर इस समीकरण के रूप में हम लोग देखें तो समीकरण 1 से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये समीकरण 1 से अगर v माइनस v0 तो उधर क्या रहेगा 80, यानी कि v माइनस v0 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 80, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 80 समीकरण 1 से। तो अब हम लोगों को क्या प्राप्त हो गई, s बराबर v0t प्लस 1/2 a/t²। तो ये जो है ये है गतिकी शुद्ध गतिकी दूसरी समीकरण। s क्या है यहाँ पे दूरी, यानी कि s को हम लोग अगर ज़्यादा लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x0, यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति वो क्या होता है विस्थापन v0t प्लस 1/2 a/t²। तो इस प्रकार ये ज़्यादा सरल फॉर्म में और ये समीकरण, तो हम लोग दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई हमें, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं s बराबर v0t प्लस 1/2 a/t², दो समीकरण। और हम लोग विमा के रूप में जो पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, इसकी विमा बराबर होगी, ये अगर विस्थापन यानी मीटर है तो इसकी इकाई भी मीटर आएगी सोल्व करने पे। तो अब हम लोग दो समीकरण देख चुके हैं, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। यहाँ पे ये माइनस v0 इक्वल टू 80, तो वापस अगर हम लोग v माइनस v0 यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी t। जैसे हम लोगों ने इसका यूज़ करके ये समीकरण प्राप्त की थी, अगर हम लोग इसी फॉर्म पे वापस जाए तो ये क्या हो जाएगी v0t प्लस 1/2 v माइनस v0t। इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा v0t प्लस 1/2 vt माइनस 1/2 v0t। हमें पता है 1/v0t में से अगर आधा v0t जाएगा तो आधा v0t बचेगा, तो 1/2 vt प्लस 1/2 v0t। तो हमें पता है 1/2 और t कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो s बराबर 1/2 t v प्लस v0। टी, तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो चुकी है और हमें पता है कि v प्लस v0 अपॉन टी, इसको क्या कहा जाता है औसत वेग, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v एवरेज टी इस बराबर। तो हमारे पास ये समीकरण आ चुकी है। अब हम लोग जैसे v एवरेज टी आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग अगर टी का मान रखें तो s बराबर v इंटू टी का मान अगर यहाँ से रखना चाहिए तो क्या हो जाएगा v माइनस v0 अपॉन ए, ये हो गया। टी का मान रख दिया यहाँ पे। अब v एवरेज है, एवरेज का मान हम लोग वापस ये रख देते हैं s बराबर v प्लस v0 अपॉन 2 इंटू
v माइनस वी जीरो अपॉन ए। ये समीकरण इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग t का मान उस फॉर्मूले से रख देंगे v माइनस वी जीरो अपॉन ए। तो हमारे पास ये समीकरण आ गई। अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं। तो ये S इक्वल टू, हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसे a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसके लिए हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्वसमीका होती है, आइडेंटिटी होती है, उसके आधार पे हम लोग यहाँ इसको यूज करते हैं वहाँ पे। तो ये हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2। अगर हम इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर को यहीं रखने देते हैं, वी स्क्वायर को इधर, जीरो के स्क्वायर को इधर ले आते हैं, प्लस 2as। तो ये गतिकी की तीसरी समीकरण। अगर हम लोग s को विस्थापन के फॉर्म में लिखना चाहिए, इक्वल टू, इसको हम लोग इधर ले आए, ये हो जाएगा 2ax माइनस एक्स जीरो, यानी कि प्रारंभ अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये हो जाएगा s विस्थापन के रूप में। तो हम लोग पहली समीकरण निकाल चुके हैं, v बराबर वी जीरो प्लस ए टी, अगली s बराबर वी जीरो टी प्लस एक बटा 2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण है वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर बराबर 2ax माइनस एक्स जीरो। तो एग्जाम में ये तीनों व्युत्पन्न करने के लिए पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देखने वाले आगे। तो आपके सामने अब एक क्वेश्चन है, हम लोग जो गतिकी की जो तीनों समीकरण पढ़ चुके हैं उसके उसी पे आधारित है। जैसे किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है गेंद कितनी ऊंची जाएगी, और दूसरा है गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, यानी ऊपर जाके धरती पे आएगी उसमें कितना समय लेगी। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए, वायुजनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो गतिकी की जो समीकरण पड़ी है वो लिख लेनी है। जैसे पहली समीकरण क्या थी, v बराबर वी जीरो प्लस ए टी, ये पहली समीकरण थी। दूसरी क्या थी, s बराबर वी जीरो टी प्लस एक बटा 2 ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या थी, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर बराबर 2as। अब किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, मान लो ये कोई बहुमंजिला भवन है, यहाँ के इस बिंदु से मान लो ये ए बिंदु है, इसके 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी, तिरछी नहीं सीधी, इसका मतलब यही होता है ऊर्ध्वाधर का, फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, यानी कि इसकी जो है ये 25 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये 25 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हमें ज्ञात करना है गेंद कितनी ऊंची जाएगी। हमें पता है कि यहाँ पे वी जीरो 20 मीटर प्रति सेकंड है। जैसे ही यहाँ पे कोई वस्तु जाएगी वो रुक जाएगी, रुकने के बाद हमने जैसे इसको ऊपर फेंक दिया तो एक बिंदु पे जाने के बाद जैसे ये यहाँ पे जाके रुक जाता है, यानी कि इसका जो अंतिम वेग होता है वो जीरो हो जाता है, यहाँ पे जाके वस्तु रुक जाती है। तो हमें पता है वी जीरो का मान 20 मीटर प्रति सेकंड है, और वी का मान है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद जीरो हो जाएगा। तो हमें वी जीरो का मान पता है, वी का मान पता है, और ए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि जी हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे त्वरण के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें वी जीरो का मान पता है, वी का मान पता है, ए का मान पता है, और हमें ज्ञात क्या करनी है, गेंद कितनी ऊंची जाएगी, यानी कि हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लो मैं इसे एस से डिनोट कर देता हूँ। तो एस के लिए हम लोग गतिकी समीकरण देखेंगे। जैसे अगर इससे ज्ञात करें तो इसके लिए टी चाहिए, टी हमारे पास नहीं है। इसको देखें तो इसमें वी जीरो है, टी लेकिन टी नहीं है हमारे पास। अगर इसको देखें तो वी इसका मान है हमारे पास, इसका मान है 2 है, ए का मान है ही, तो हमें यहाँ से हम लोग एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं एक के लिए,
एस का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस V0 20 इंटू 20 अपॉन 2। जी का मान क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए का मान लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो ये हो जाएगा -10। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0, यानी कि 20 मीटर, यानी कि ये 20 मीटर की दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, गेंद कितनी ऊंची जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो हम लोगों को जैसे ही क्वेश्चन दे रहेगा उसके आधार पर हम लोगों को डायग्राम बना लेना। जैसे किसी बहुमंजिले भवन के ऊपरी छत से हमने ये बहुमंजिला बना लिया, यहाँ पे ए बिंदु है, V0 का मान हमें 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। उसके बाद V का मान हमें पता है, यहाँ पे जाके वस्तु रुक जाएगी तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और G का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। यानी अब जब हम लोग एक के रूप में उसका प्रयोग करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमेशा गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है। तो हमें V का मान प्राप्त है, V0 का मान प्राप्त है, G का मान यानी कि 1 का है, तो हम लोग को S का मान इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर बराबर 2a उससे होता है, S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। फिर S इक्वल टू यहाँ पे मान रख देंगे, V का मान 0 है, माइनस 20 इंटू 20 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू -10 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है। तो इस प्रकार अब जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 20 मीटर। तो हमें गेंद कितनी ऊँची जाएगी, यानी कि गेंद जिस बिंदु से फेंकी गई उससे 20 मीटर ऊपर जाएगी। अब हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। तो हम लोगों को पता है वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी, और उसके बाद यहाँ इस बिंदु से वापस धरती तक पहुँचने में कितना समय लेगी। अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गेंद धरती से टकराने से पहले कुल कितना समय लेगी वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग समय के लिए निकालते हैं। हमें V0 प्लस 80, अगर हम लोग इतना समय निकालना चाहिए तो इसके लिए इस समीकरण से हम लोग यूज कर सकते हैं V इक्वल टू V0 प्लस 80। हमको क्या चाहिए, समय। तो समय को इधर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग जब मान रखते हैं यहाँ पे, V का मान कितना है 0 माइनस V0 का मान 20 अपॉन A का मान कितना है -10। सॉरी, इसको एक स्टेप सॉल्व करना है। 0 माइनस 20 अपॉन -10, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन -10, 0 0 कैंसिल, तो 2 सेकेंड। यानी कि ये जो वस्तु ए से, मान लो ये बिंदु है B, ये है C, तो ए से B तक जाने में टोटल कितना समय लेगी, 2 सेकेंड, यानी कि ये 2 सेकेंड का समय लेगी। अब हमको ज्ञात करना है इस बिंदु से इस बिंदु तक। अब क्या है कि इस बिंदु में जो प्रारंभिक वेग होगा उसका मान हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन के लिए अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें हम लोग, तो इसके लिए V0 का मान क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, A का मान क्या हो जाएगा -10, और जो टोटल दूरी है इसका मान कितना हो जाएगा 25, ये है 20, ये है टोटल 45। तो हमारे पास V0 आ गया, A आ गया, S आ गया, यानी कि V0। अब हम लोग T का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि यहाँ इस बिंदु से धरती तक आने में कितना समय लगा है, इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 2 सेकेंड आ गए हमारे पास। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, S इक्वल टू V0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अब जैसे S का मान कितना है 45, V0 का मान कितना है 0 इंटू टी प्लस 1/2
इंटू ए अगर नीचे की ओर आता है तो हमें पता है कि त्वरण भी नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी, और ये भी नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यानी कि अब की बार हमें क्या किस में लेना है, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस 10। यहाँ प्लस लिया और वहाँ पे माइनस लिया। यहाँ पे प्लस लेने का कारण है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की ओर लग रहा है और वस्तु भी गति नीचे की ओर कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा, इंटू t², ये हो जाएगा 5। अगर 5t² इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। अगर t² की बात करें तो 45, 5, अगर 45 में 5 का भाग देंगे तो कितना मान आ जाएगा 9, और अगर हम लोग t के लिए तो अंडर रूट हो जाएगा 9 का, तो इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब हम लोगों को पता है कि 20 से धरती तक आने में कितना समय लेती है, 3 सेकेंड। तो अतः गेंद धरती से टकराने से पहले कुल कितना समय लेगी, तो टोटल समय क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, मान लो ये t2 है और t1 हमें प्राप्त है ये 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी कि टोटल 2 सेकेंड पहले था प्लस 3 सेकेंड, टोटल हो जाएगा 5 सेकेंड। अतः वस्तु धरती से टकराने से पहले टोटल 5 सेकेंड का समय लेगी। तो हमें इसको किस प्रकार सोल्व करना है, सबसे पहले ए से बी तक जाने में कितना समय लेगी वो हम लोग याद कर लेंगे उस फॉर्मूले से, उसके बाद बी से सी तक आने में कितना समय लेगी उसको याद कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल समय प्राप्त हो जाएगा। तो और एक अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए, यानी कि वायु जनित प्रतिरोधी उपेक्षा की जा सकती है। जैसे अगर हम लोग बात करें 20 से सी तक, ये अलग क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ, ये लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। मान लो यहाँ से कोई वस्तु है, मान लो कोई एक छोटा सा पत्थर है, उसको छोड़ा जाता है, तो ये यहाँ से गिरेगा और हमको दिया गया है कि जो वायु जनित प्रतिरोध है, यानी कि जो वायु को प्रतिरोध है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नगण्य मान सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वस्तु एक ही गति से, एक ही त्वरण से नीचे की ओर गिरती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उत्पन्न होता है एक समान त्वरण से। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो गति होती है वो एक समान त्वरण से गति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग डिटेल में अगर उसको लिखना चाहिए भाषा में तो वो समझाएंगे कि एक वस्तु गिरती है, उसको गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती है, गुरुत्व त्वरण लगता है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो गति होती है वो एक समान त्वरण से गति होती है। तो एक टॉपिक है, अब लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का, सरल रेखीय गति का आपेक्षिक वेग। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। तो आपेक्षिक वेग क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बस है, बस ए, ये इस तरफ जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है एक्स, उसके हिसाब से ये 15 किलोमीटर की तरफ जा रही है। ये मान लो दूसरी बस है बी, ये इस तरफ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक बस सी है, वो इस तरफ जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगर मैं x के सापेक्ष देखूँ तो इसका वेग 15 किलोमीटर है, इसका 20 है और इसका 10 किलोमीटर है। लेकिन अगर मान लो ये बस भी है, इसका एक के सापेक्ष देखूँ मैं वेग, तो ये भी इधर 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अगर मान लो ये 20 की स्पीड से चल रहा है, ये 15 की स्पीड से चल रहा है, अगर ये इसको देखेगा इसको तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चल रहा है, यानी कि इसके लिए ये 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अपेक्षिक वेग, यानी कि ये इससे कितना ज़्यादा चल रहा है वो हो जाएगा अपेक्षिक वेग। अगर ये उल्टी चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, हम लोग देखते हैं कि जब हम ट्रेन में चल रहे होते हैं और पास से कोई दूसरी ट्रेन निकलती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से लगता है, यानी कि वो स्पीड ऐड हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड हमें नज़र आती है। और अगर हम लोग बस भी देखें तो बस बहुत तेज़ी से हमारे पास से होकर निकल जाती है, तो ये उल्टी चल रही है तो 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर ऐड हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को बहुत स्पीड गति से लगता है। तो ये होता है अपेक्षिक वेग। इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, जैसे मान लो एक होता है VAB, एक होता है VBA। ये VAB होता है ए का बी के सापेक्ष वेग, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। VBA होता है ये होता है VB माइनस VA, यानी कि अगर हमें ए का बी के सापेक्ष या सापेक्ष एक ही बात है,
ए का बी के सापेक्ष अगर हमें वेग चाहिए तो हम वी ए माइनस वी बी करेंगे, और अगर बी का ए के सापेक्ष चाहिए तो वी बी माइनस वी ए करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में है। मान लो ये रेल पटरियां हैं, इसको मान लेता हूँ मैं नॉर्थ, इसको मान लेता हूँ साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, इस तरफ जा रही है ये रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर। मान लो इसको मान लेता हूँ मैं प्लस दिशा, यानी कि प्लस 54 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरफ को प्लस मान लेता हूँ तो उस तरफ जाएगी वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ये यहाँ पे उस तरफ जा रही है तो ये आएगी -90 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, वी बी ए, बी का ए के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी एक के सापेक्ष बी का, यानी कहने का मतलब बी का आपेक्षिक वेग हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी ए, ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। तो ये ए के लिए, ये बी के लिए, तो वी बी का मान कितना है, -90, ये भी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल इस तरफ हो जाएगा, यानी वो भी इस तरफ जा रही है, वो इस तरफ जा रही है, यानी कि वेग एक तरह से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये -144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत तेज़ी से हम लोग फील भी करते हैं, जैसे एक ट्रेन हम इधर चल रही है, पास से निकलती है तो हम लोग बहुत तेज़ी से उसको महसूस करते हैं जैसे बहुत स्पीड से जा रही है। तो इस प्रकार एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ऑटोमेटिक दोनों का योग हो जाएगा। और -144 माइनस सिर्फ यहाँ पे ये दर्शाता है कि इसकी दिशा साउथ की तरफ है। माइनस का मतलब वेग कभी भी माइनस में नहीं होता है, वेग हमेशा प्लस में ही होता है, लेकिन ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। अब बता बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, यानी कि बी में क्या ज्ञात करना है हमें, पृथ्वी, यानी कि वी अर्थ बी के सापेक्ष ई बी, तो ये क्या हो जाएगा, वी ई माइनस वी बी। और हमें पता है वी ई का पृथ्वी स्थिर है, तो स्थिर के लिए क्या हो जाएगा 0 माइनस, और वी बी को हम लोगों ने पहले ही माइनस ले रखा है, तो -90 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो पृथ्वी का बी के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो ए और बी हो चुका है। अब हम लोग सी देखते हैं। अब सी क्या है, रेलगाड़ी एक की छत पर, मान लो ये रेलगाड़ी है, इसको रेलगाड़ी मान लेते हैं इतनी को, गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी इधर गति कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कि विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर, इस तरफ एक बंदर दौड़ रहा है मंकी, जिसका वेग क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी ए के सापेक्ष, यानी कि ये जो वेग है ये रेलगाड़ी ए के सापेक्ष है। तो दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना करो जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। तो मान लो रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ चल रही है और बंदर 18 किलोमीटर उधर जा रहा है, यानी जितनी रेलगाड़ी चल रही है उससे रेलगाड़ी का उस तरफ जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो कोई नीचे खड़ा आदमी अगर इसको देखना चाहे तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और बंदर पीछे कितना भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग 54 में से 18 को माइनस कर देंगे तो उसकी टोटल वेग आ जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी के ऊपर बैठा है वो, रेलगाड़ी चल रही है 54 की स्पीड से आगे, जबकि बंदर 18 किलोमीटर पीछे जा रहा है। तो 54 में से जो 18 माइनस हो जाएगा तो उसका जो टोटल मेन जो औसत वेग है वो आ जाएगा, जो एक नीचे खड़ा आदमी देख रहा है
ट्रेन 54 किलोमीटर आगे जा रही है, बंदर पीछे जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 54 में से 18 घटा देगा तो टोटल वो बंदर इस तरफ मूव करेगा। तो इस प्रकार 54 किलोमीटर पर आवर माइनस 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार सी का आंसर क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। 54 में से 18 जाएगा, 18 36 हटा दिया 54, तो इस प्रकार हमारा क्या आंसर किया जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा सरल रेखीय गति छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग करेंगे समतल में गति यानी कि मोशन इन प्लेन। तो धन्यवाद। अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.